जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने पूरे तरीके से राष्ट्रपति महोदय को पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति महोदय क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। जो थोड़ा बहुत बचा था वो लास्ट में हो गया था। मतलब लगभग 11 से 12 लेक्चर में सिर्फ हम लोगों ने राष्ट्रपति को पढ़ा है। तो वैसे ही लेकिन उनसे कम लेक्चर जाएगा उपराष्ट्रपति। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आज का है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भूमिका समझिएगा। मैं उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो उपराष्ट्रपति में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मैंने बताया था कि हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति का लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया, आप जानते हैं, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ सब कुछ। जब राष्ट्रपति महोदय काम नहीं करते हैं या वो नहीं होते तो उनके पद पे ये रह के काम करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पहले क्या होता था, जो उपराष्ट्रपति महोदय को जो हमारी दोनों सदन है ना, उन दोनों सदन की संयुक्त मीटिंग बुलाई जाती है, वो लिया जाता था उसमें किसी एक को कि हाँ ये राष्ट्रपति बनेंगे, वोट हो जाता था, वही ख़त्म कर दिया। लेकिन एक संशोधन किया गया, 11वां संविधान संशोधन 1961 में ये कहा गया नहीं, ऐसा नहीं होगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ प्रक्रिया है। आइए शुरू करते हैं। पहले अनुच्छेद देखेंगे, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे एक एक, फिर उसके बाद पूरे टॉपिक पे चलेंगे आराम से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति महोदय का जो सीरीज शुरू होती थी अनुच्छेद 52 से शुरू होती थी, वैसे ही उपराष्ट्रपति महोदय की जो सीरीज शुरू होती है वो होती है 63 से। तो अनुच्छेद 63, 64, 65 ऐसे करके जो सीरीज वाइज है उनको एक बार पढ़ लेते हैं तो आधा तो कहानी ऐसे क्लियर हो, जो बचेगा वो बात बता देंगे, कम समय में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए आइए, तो हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 63। समझेंगे कि आर्टिकल नंबर 63 में किसकी बात की गई। आर्टिकल नंबर 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। याद रखेंगे एकदम से, हर एक अनुच्छेद जो हैं वो याद रखेंगे। तो आपको अनुच्छेद 63 याद होना चाहिए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जब 63 हो गया, 64 पे आइए। 64 पे बात करेंगे। जो ये उपराष्ट्रपति, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। अभी कहानी हम आपको बताते हैं, होगा। ठीक है, पदेन सभापति। अब समझेंगे एक चीज़, थोड़ा सा समझेंगे। मैंने कहा कि एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 63 में हमने कहा कि एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, क्लियर होगा। दूसरी लाइन में मैं ये कह रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के राज्यसभा का क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा। मतलब एक ही व्यक्ति के पास दो पावर काम करेगी। कौन सी? मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो उपराष्ट्रपति भी रहेगा, उसके साथ साथ राज्यसभा का क्या रहेगा? पदेन सभापति भी रहेगा। मतलब राज्यसभा का वो सभापति भी रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति भी रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही व्यक्ति दो काम करता है। और पता है आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अभी बताऊंगा, नंबर आएगा तो समझेंगे। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि ये याद रखने वाली चीज़ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 हो गया। आइए अनुच्छेद 65 पे बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 65।
ठीक है, आर्टिकल नंबर 65 में बात करते हैं, जब वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो जायज़ बात है कुछ और चीज़ें होंगी। अब इसमें क्या होता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। समझेंगे क्या कहेगा, 65 में क्या कहेगा, ये क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब समझेंगे सर जी कि ये कार्यवाहक का मतलब क्या हो गया और राष्ट्रपति। अब समझेंगे चीज़ों को। मैंने कहा कि कार्यवाहक मतलब ये समझ लिया कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, भाई 2-3 केस में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, जैसे या तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे। राष्ट्रपति का पद कब खाली होगा, या तो वो त्यागपत्र दे दे या तो वो उनकी मृत्यु हो जाए या उन पे क्या लगा दिया जाए, महाभियोग। ये सारी चीज़ें, ये तो मेन, बाकी और कुछ भी हो सकती हैं etc। इनके द्वारा राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसको, अब चुनाव होने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक अगर या ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जैसे मान लिया त्यागपत्र दे दिया तो बीच में ही, तो कार्यकाल के पहले ही उनकी छुट्टी हो जाएगी। अगर मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती, तब भी कार्यकाल के पहले ही छुट्टी हो जाएगी। अगर महाभियोग चला तभी कार्यकाल के, क्योंकि देखिए कार्यकाल पूरा होता है तो वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। जब वो चुन लिया जाएगा तब वो त्यागपत्र दे देंगे, मतलब त्यागपत्र हैं तब उनका पद खाली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अपने कार्यकाल से पहले पद को रिक्त करते हैं तो उस समय जो इस समय मतलब अगर इस कंडीशन में जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये कार्यवाहक का काम करते हैं। कार्यवाहक का मतलब कि राष्ट्रपति महोदय नहीं है, उनके स्थान पे उनका सारा काम करते हैं। अब एक चीज़ समझेंगे, जब ये उपराष्ट्रपति का काम करते हैं तो जितना वेतन राष्ट्रपति को मिलता था, जितनी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती थी, जितनी भी पावर राष्ट्रपति के पास होती थी, अब वो सब पावर किसके पास आ जाएगी, उपराष्ट्रपति के पास। बात समझ में आई? मतलब राष्ट्रपति महोदय के पास जितनी पावर होती है उतनी पावर उपराष्ट्रपति के पास आ जाएगी। कब? जब राष्ट्रपति महोदय नहीं रहेंगे, जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पे काम करेंगे, मतलब कार्यवाहक का काम करेंगे, तब राष्ट्रपति महोदय की पूरी शक्ति, मतलब उनका वेतन, उनका भत्ता, उनका रहने का, उनकी जो कार्यपालक शक्तियां हैं, उनकी विधायी शक्तियां हैं, उनकी जो क्षमादान की शक्ति, ये सारी जितनी भी शक्ति होती है वो किसके पास आ जाएगी, उपराष्ट्रपति के पास आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? चलेंगे आगे, याद रखेंगे अनुच्छेद 65 में ये बात की है। अब बात आती है अनुच्छेद 66। ठीक है, किसकी बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66 में क्या क्या कि इनकी जो निर्वाचन पद्धति होगी वो क्या होगी, इनकी जो निर्वाचन पद्धति। देखिए निर्वाचन पद्धति पहले क्या था, जब हमारा मूल संविधान बना था तो ये कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति का पद होगा उसको हम उसका निर्वाचन नहीं करेंगे, अलग तरीके से हम उपराष्ट्रपति चुनेंगे। अब कहेंगे अलग तरीके से कैसे चुनेंगे, अलग तरीके से कैसे चुनेंगे? मूल संविधान में ये कहा गया था कि संसद के दोनों सदनों को बुला लिया जाएगा। समझेंगे इसको थोड़ा सा। ये हमारी संसद है। अब संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। अब संसद के दोनों सदनों को बुलाया जाएगा और एक मीटिंग करवाई जाएगी, मतलब दोनों सदनों को बुला के एक मीटिंग कराई जाएगी और उसमें से ही, उस मीटिंग से मतलब जो उनकी संयुक्त बैठक होगी, जो मीटिंग होगी, उसमें से ही किसी को उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। पहले होता था जब मूल संविधान में, लेकिन इसके बाद एक संशोधन किया गया, एक संशोधन किया गया, 11वां, याद रखेंगे 11वां संविधान संशोधन। संशोधन विधेयक
कब किया गया? 1961 में। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा और संसद एक मीटिंग बुलाएंगे और सब कुछ काम कर लेंगे। नहीं, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम राष्ट्रपति को चुनते थे उसी तरीके से निर्वाचन पद्धति किसकी होगी? उप राष्ट्रपति की होगी। बोले चले ठीक है, ये भी है। इसका मतलब क्या? उनकी योग्यता होनी चाहिए। हाँ, योग्यता होनी चाहिए निर्वाचन के लिए। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उनके लिए भी, जैसे उसमें 50 होते हैं अनुवेदक, इसमें 20 हो जाएंगे। वहाँ भी जमानत राशि लगती थी 15,000, तो यहाँ भी जमानत राशि लगेगी है 15,000, यहाँ भी लगेगी। ये सारी चीज़ें बनाई गई कब? 11वें संविधान संशोधन विधेयक 1961 के बाद। पहले ये होता था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला के उसमें से ही राष्ट्रपति चुन लिया जाता था। लेकिन अब अच्छा, एक बार समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, वो कितनी भी बार अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, कितनी भी बार वो आराम से उपराष्ट्रपति पद बन सकते हैं। मतलब कि जितनी बार चाहें उतनी बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि एक बार उपराष्ट्रपति बन गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो निर्वाचन पद्धति कैसी होगी? राष्ट्रपति की तरह होगी, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुना जाएगा इन्हें। दूसरी है, क्यों मूल संविधान में व्यवस्था ये थी कि, चलिए तो हम कुछ आपको बता रहे थे, हमने कहा कि निर्वाचन पद्धति में जो उपराष्ट्रपति कितनी बार, जितनी बार उनका मन करेगा उतनी बार वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह की 2 बार बन सकते हैं। नहीं, आप जितनी बार चाहते हैं उतनी बार बन सकते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 66 तक हो गया था निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति जैसी होती। अभी बताएंगे उसमें क्या क्या होता है निर्वाचन के लिए योग्यताएँ। ठीक है, मैं यहीं बता देता हूँ, क्या दिक्कत है? निर्वाचन की योग्यताओं को मैं यहीं पे बता देता हूँ, निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है। देखिए, अनुच्छेद 66(3) में ये बात कही गई है, आर्टिकल नंबर 66 के भाग 3 में, ऐसे लिख लेंगे, भाग 3 में ये बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या 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 होनी चाहिए? योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। अब समझेंगे, जैसे मैंने ये कहा कि एकदम नेचुरल चीज़ है भाई, वो भारत का पहली बात तो नागरिक होना चाहिए। तो आप लिखेंगे ये भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वो नहीं लड़ सकता। अगर दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जैसे कि वो 35 वर्ष की जो उम्र है वो पूरी कर चुका, मतलब क्या कि वो 35 वर्ष की उम्र क्या कर चुका हो? उम्र पूरी कर चुका हो। अगर उम्र 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है तो जाहिर बात है। दूसरी बात कि वो राज्यसभा से निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कहाँ से? राज्यसभा में निर्वाचित होने की क्या रखता हो? राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता, मतलब उसके अंदर इतनी क्वालिटी हो कि वो राज्यसभा के में सदस्य के रूप में चुना जा सके। ये होती है राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता। अब समझेंगे, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो जाहिर बात है उसके साथ किसी न किसी का सपोर्ट तो होना चाहिए ना। बिना सपोर्ट के कहाँ होगा? नहीं होगा। तो उपराष्ट्रपति के लिए, मतलब जो उनका निर्वाचन मंडल में 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। समझाएंगे क्या होता है। उसके साथ साथ क्या होने चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 क्या होने चाहिए? अनुमोदक। अब कहेंगे सर जी ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं, तो समझेंगे। जैसे हमने बताया था आप लोगों को कि जब कोई प्रधानी लड़ने जाता है ना तो गांव के 2-4 ठो चेला चपाटी होते हैं। अरे भैया प्रधानी लड़िए, अरे भैया प्रधानी लड़िए, हम आपको जिता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा लगता है कि अगले दिन प्रधान आप ही बनेंगे। ठीक है, तो जो ये आपके साथ जो घूमते हैं ना, ये प्रस्तावक होते हैं कि आप प्रधानी लड़िए, प्रधानी लड़िए, प्रधानी लड़िए। तो ये उपराष्ट्रपति लड़ने के लिए 20 लोगों की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ 20 अनुमोदक होने चाहिए कि हाँ सपोर्ट के लिए आपको, कि हाँ आप लड़िए। समझे ना बात? मतलब 20 लोग उसको प्रपोज देने वाले होने चाहिए और 20 लोग उसको अप्रूव्ड करने वाले होने चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कोई गया, ये जो है प्रधानी लड़ेंगे, बोले अच्छा ठीक है
लड़ेंगे, सब कुछ ठीक है, मतलब ये योग्यता पूरी हो रही है, हाँ हो रही है, ठीक है लड़ा लो। तो 20 लोग पहले जाके रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रस्ताव रखेंगे कि हाँ ये लड़ना चाहते हैं, और 20 लोग होंगे जो उनको ये कहेंगे हाँ ठीक है लड़ सकते हैं। मतलब कुछ तो आपके पास कुछ तो वोट होना चाहिए तभी तो, नहीं तो ऐसे थोड़ी है कि प्रधानी की तरह अपना ही वोट सिर्फ मिले, ये हाल नहीं होने चाहिए भाई। पद होते हैं बढ़िया बढ़िया, इनकी कुछ गरिमाएँ होती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। तो 20 प्रस्तावक और 20 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। चलिए ठीक है। दूसरी बात, जब ये लड़ते हैं तो इनसे कुछ रुपया जमा करवाया जाता है, जो RBI में जमा करवाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो उसे हम बोलते हैं जमानत राशि। क्या बोलते हैं, जमानत राशि। तो जमानत राशि इनसे जमा करवाई जाती है रुपए में 15,000। ये जमानत राशि आप IMP लगाएंगे और लिख लेंगे कि उपराष्ट्रपति की, और अगर पूछे राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है, ठीक है, और राष्ट्रपति की भी 15,000 और उपराष्ट्रपति की भी 15,000, जिसमें उसमें प्रस्तावक अनुमोदक 50 थे, इसमें 20 हो जाते हैं। अंतर एज उनकी उतनी ही रहती है, 35+, वो भी रहेंगे 35+। ये भारत के नागरिक, ये राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं, वो दोनों जगह से हो सकते हैं, बस अंतर इतना है। मैं बताऊंगा आपको एक दिन उपराष्ट्रपति वर्सेज राष्ट्रपति, मतलब दोनों लोगों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो बस चल रहा है, चलने दीजिए। देखिए, जब जमानत राशि इतनी जमा हो गई, अब वोट पड़ेगा। जब वोट पड़ेगा तो भाई कितना वोट कुल, अगर देखिए विजयी घोषित का मतलब जिसको जितना ज़्यादा मिल जाएगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो जमानत राशि है, जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिला होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब कितना कम मिला हो, तो कुल जितना वैध मैथ वोट पड़ा होगा, जितना वैध मैथ होगा उसका 1/6 वोट से कम पाते हो तो भैया तुम्हारी जमानत चली जाएगी। मतलब ये 15,000 वापस नहीं होंगे आपके। तो आप समझेंगे, इस जमानत राशि के लिए ये वापस हो जाए, इसके लिए आपको कुल वैध मत का कितना पाना है, 1/6। 1/6 वोट आपको पाना है अगर ये 15,000 रुपये वापस लेने हैं तो। RBI से अगर पैसा 15,000 वापस लेने हैं तो इतना वोट पाना होगा, 1/6। कुल जितना वोट पड़ेगा उसमें जितना वैध है उसमें से इतना पाएंगे तो ठीक है, नहीं पाएंगे तो फिर ये भी लैप्स हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब 66(3) में हमने योग्यताओं की बात कर ली, ये हो गया निर्वाचन के लिए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इस योग्यता में जब निर्वाचन होता है तो इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखेंगे। कैसे बनेगा उस बात को भी मैं बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ नया मिलता है, हाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पक्की बात है। तो ये हो गया निर्वाचन पद्धति हो गई। चलिए, निर्वाचन पद्धति के बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 67 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 67 की। चलिए, 66 हो गया, अनुच्छेद 67। अब अगर निर्वाचन हो जाता है तो फिर क्या कुछ बचता है, हाँ, कि कितने निर्वाचन कितने दिन के लिए हुए हैं, मतलब इनका पदावधि या इसी को कहते हैं कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति भी कितने दिन कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति कितने दिन कार्य करेंगे, जैसे राष्ट्रपति 5 साल के लिए होते हैं, तो ये कितने साल के लिए काम करेंगे। चलिए, तो बस पदावधि याद रखेंगे, 67 में है। अच्छा, कुछ और चीज़ें आपको मिल रही हैं क्या, देखेंगे, ठीक है। देखिए, आगे बात करेंगे 68 में बात करेंगे। देखिए, 68 में कुछ मिलता है, अनुच्छेद 68 में आर्टिकल नंबर, परेशान नहीं होंगे, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन बताऊंगा सब, कुछ बचेगा नहीं, 1-2 लेक्चर जो भी हो जाएगा उसमें। तो 68 में बात की गई, 68 में अगर पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र पद को भरना है, मतलब चुनाव करवाना है इनका, मतलब पद रिक्त हो जाने पर, पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र चुनाव, ठीक है, इन केस अगर हो जाता है तो चुनाव करवा लिया जाएगा। अब ये पद हो गया, तो अब उसके बाद चलते हैं 69 पे, आर्टिकल नंबर 69। इसमें बात की गई है शपथ की। देखिए, कुछ चीज़ें याद कर लेनी है, कुछ आर्टिकल तो आपको याद होने चाहिए। 69 याद होना चाहिए, 66 याद होना चाहिए, 63 याद होना चाहिए,
64 याद, मतलब याद तो सब होना चाहिए, बशर्ते आप कौन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन याद सब होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि बाबू अच्छा ये वाला याद किया, अच्छा यही वाला पूछेंगे, ऐसा नहीं करेगा, वो अपने मन से पूछेगा। तो देखिएगा शपथ किसकी 69 में बात की गई। अब बात आती जैसे सबको शपथ कौन दिलाता था, तो राष्ट्रपति जो है या राष्ट्रपति द्वारा कोई भी व्यक्ति इन्हें शपथ दिलवा सकता है। इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाएंगे, या फिर राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को बोल देंगे ऐसा करो, अन्य व्यक्ति इन्हें शपथ दिलवा देगा। मतलब राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई अन्य व्यक्ति उस उपराष्ट्रपति को क्या दिलवाएगा, शपथ दिलवाएगा। अच्छा एक चीज़ समझेंगे, अगर शपथ दिलवाने का काम राष्ट्रपति का है तो मान लीजिए इन्हें त्यागपत्र देना है, मान लीजिए इन्हें त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। दोनों लोग आपस में कर लेते हैं भैया ऐसा ऐसा तुम्हें छोड़नी नौकरी, ठीक है छोड़ दो, अच्छा करो लेटर हमें दे आ जाओ आप। उपराष्ट्रपति बोलेंगे राष्ट्रपति सर ये हम नौकरी नहीं करेंगे, ये ले लीजिए, बोले ठीक है एक्सेप्ट करो जाओ। और राष्ट्रपति को नहीं करना तो वो उपराष्ट्रपति को दे देंगे कि सर जाने दीजिए नहीं करेंगे, मत कीजिए, क्या दिक्कत है, आप बेरोजगार थोड़ी रहेंगे हम लोगों की तरह। तो देखिए शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई अन्य व्यक्ति। दूसरी बात, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ इतना पढ़ लिया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मज़ा बेकार हो जाता है, फिर लंबा हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, पक्की। मिलेंगे अगले में सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।